अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसके साथ पढ़ेंगे डेरिवेशन किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर टू कोलाइडिंग बॉडीज़। ये डेरिवेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि फ़िज़िक्स के नोट्स पूरी बुक के बन गए हैं। देखो, आप लोग न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, उसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तो देखो, हमने जो नोट्स बनाए हैं उसमें एक एक न्यूमेरिकल जो बुक में है ना वो सब सॉल्व किए हैं, वर्क एग्जाम्पल वाले भी, और जो आपको दिए हुए हैं ना एंड ऑफ द यूनिट वो सब सॉल्व कर दिए हैं। नोट्स की फ़ीस हमने रखी है 200 रुपीज़, ठीक है। ये PDF की फ़ीस है। तो स्क्रीन पर इजी पैसा नंबर आ रहा है, उसी पर आप इजी पैसा कर दो, आपको PDF मिल जाएगा। नोट्स इंशाल्लाह इतने अच्छे लगेंगे आपको कि आप बोलोगे कि सर पैसे वसूल हो गए हमारे। बहुत मेहनत के बाद हमने ये नोट्स बनाए हैं, हमारे ख़ुद के नोट्स हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे, क्योंकि देखो हम आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो आपको तो हम पे भरोसा तो है ना। चलो अब आओ इसको देखते हैं। सबसे पहले तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है इसको समझ लो, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। जो मोमेंटम बॉडी का टकराने से पहले हो वही मोमेंटम बॉडी का टकराने के बाद हो, इसको कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी चेंज मोमेंटम में आना ज़ीरो हो, चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या हो, ज़ीरो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेटा आपने ये चीज़ पढ़ी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये क्या चीज़ है ज़रा एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो मोमेंटम बॉडी का टकराने से पहले हो और जो मोमेंटम बॉडी का टकराने के बाद हो वो सेम हो, या उसमें जो चेंज है वो ज़ीरो हो। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, चेंज ना आना, चीज़ का सेम रहना, चेंज ज़ीरो। जब भी आपसे कोई पूछ ले कंजर्वेशन क्या है, चेंज ज़ीरो, यानी किसी भी चीज़ का चेंज ना आना। जो मोमेंटम इनिशियल हो वही मोमेंटम फाइनल हो, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाते हैं, इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, अच्छा ये कब होगा, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम कब आएगा, जब आपके पास एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ज़रा समझाएं। बिल्कुल इस तरह से देखो, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है ना, मास और वेलोसिटी। तो अगर आपको कोई चीज़ चल रही है, उसको चलाने के लिए, उसको रोकने के लिए फोर्स चाहिए। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है उसको चलाने के लिए फोर्स चाहिए, यानी मोमेंटम में चेंज लाने के लिए फोर्स चाहिए। अगर फोर्स ही ज़ीरो है तो चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो होगा। बिल्कुल सही बात कर दी सर, समझ में आ गई। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम फिर सेम होगा जब चेंज ही ज़ीरो है। तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर होती है। अभी मैं इसी चीज़ को डायग्राम बना के भी समझाता हूँ, पहले इधर समझ लो कि बुक में क्या बात हुई। आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो आपके पास क्या हो जाएगा, F = 0 dP/dt। ये dt यहाँ हो रहा है, डिवाइड वहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई, तो 0 × dt आपके पास dP आएगा। अच्छा, तो dP आपके पास 0 आ रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा P = 0। अब ये क्या बात कर रहे हैं, डेल्टा P। सबसे पहले तो मैंने आपको कल ही ये बात बताई थी कि आपके पास यहाँ लिख लो हेयर, ये डेरिवेटिव जो है वो डेल्टा के बराबर होता है कुछ केसेस में। किन केसेस में, जब चेंज बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। डेरिवेटिव हम कब लगाते हैं, जब जो चेंज आया है ना, चेंज वो बहुत ज़्यादा छोटा सा आया हो, जैसे कि 0.5 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम, 0.5 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम है, तो इसलिए हम फिर उसे डेरिवेटिव लिखते हैं। लेकिन अगर चेंज बड़ा हो, जैसे 5 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम है और 10 न्यूटन सेकेंड, तो फिर उसको हम डेल्टा लिख रहे होते हैं। तो अभी मैं डेल्टा और डी को बराबर लिखता हूँ, यानी डेरिवेटिव स्मॉल चेंज को कहते हैं। यहाँ पे लिख लो अगर कुछ मुश्किल हो रही है समझने में। डेरिवेटिव मीन स्मॉल चेंज, यानी छोटी सी तब्दीली आना, थोड़ी सी तब्दीली आना, ठीक है, स्मॉल चेंज। और ये डेल्टा तो बड़े चेंज के लिए लगाते हो आप। अब बात समझ आ गई कि जो बॉडी का मोमेंटम इनिशियल हो वही बॉडी का मोमेंटम फाइनल हो, और चेंज इन मोमेंटम फिर ज़ीरो आएगा आपके पास। ये आपके पास हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम जो पहले था टकराने से वही टकराने के बाद है। अब डायग्राम के जरिए समझो। अब आप बोलोगे सर हाँ अब पूरी बात समझ आ गई। ये बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है। अच्छा, इससे ये भी क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। ये दूसरी बॉडी, ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। पहली बॉडी को मैंने 1 कह दिया, दूसरी बॉडी को मैंने 2 कह दिया।
ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी इनिशियल, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसे सिर्फ देखना शुरू किया है। तो जब किसी चीज़ को हम सिर्फ स्टडी करना शुरू करते हैं तो वो उस वक्त इनिशियल में होती है। तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी आपके पास। लेकिन बॉडी 1 की है तो u1 हो गई। ये हो गई आपके पास u2 की इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ मैं लिख देता हूँ u का मतलब है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। ये आपके पास हो जाएगी v, यानी u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी। अब आप बोलोगे सर vi और vf क्यों नहीं लिख रहे हैं? अगर ऐसे करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, u और v से कंफ्यूज नहीं होगे। बॉडी के पास होगा अभी कोई मोमेंटम, इनिशियल ही कोई मोमेंटम होगा। मैं उस मोमेंटम को यहाँ लिख देता हूँ, वो है आपके पास 10 न्यूटन सेकेंड का, आपको समझाने के लिए, ठीक है। दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम, यानी दोनों बॉडीज़ को अगर मैं ऐड कर दूँ, इसका मोमेंटम ले लूँ और इसका मोमेंटम ले लूँ, तो 10 न्यूटन सेकेंड का इनिशियल मोमेंटम आ रहा है, जिसे मैंने ui कह दिया, pi कह दिया, सॉरी, ठीक है, pi। बात अभी बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। अब दोनों बॉडीज़ टकराती हैं, दोनों बॉडीज़ आपस में, ये u1 वाली बॉडी, ये u2 वाली बॉडीज़ आपस में टकरा जाती हैं। टकराने के बाद फिर मोशन करना शुरू कर देती हैं। स्नोकर देखा है आपने? स्नोकर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं होता, याद रखना, उसमें वेलोसिटीज़ चेंज होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कपड़ा लगा हुआ होता है स्नोकर का, वो फ्रिक्शन पैदा कर रहा होता है, इसलिए। अच्छा, लेकिन कम फ्रिक्शन देता है। ये हो गई u1 और ये u2। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी अब फाइनल हो गई, v1 हो गई, और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। लेकिन मोमेंटम दोबारा वही 10 न्यूटन सेकंड का आया। क्यों? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जो है वो आपके पास ज़ीरो आ गया। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि जो मोमेंटम इनिशियल हो वही मोमेंटम फाइनल हो, और चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो आएगा। कैसे? अब ज़रा चेंज निकालो। चेंज कैसे निकालते हो? पी एफ माइनस पी आई से निकालते हो ना। पी आई क्या है? पी एफ क्या है? 10 लिखा हुआ है, ये रहा, और पी आई क्या है? 10 लिखा हुआ है। दोनों 10, मोमेंटम में चेंज ज़ीरो। यही तो बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि चेंज का ज़ीरो होना और जो इनिशियल मोमेंटम हो वही फाइनल मोमेंटम होना, कोई भी तब्दीली ना आना। जब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी में तब्दील ना आना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में चेंज ना आना। यानी जो चीज़ इनिशियल हो, जैसे इनिशियली आपको जो चीज़ मिली हो वही चीज़ फाइनल में भी मिल जाए। जैसे कि इनिशियल में, यानी टकराने से पहले, इधर लिख लो, ये इनिशियल है, ये वाला पार्ट आपके पास इनिशियल था, ठीक है, इनिशियल यानी बिफोर, टकराने से पहले, ठीक है। और ये था कोलिजन हो गया, यहाँ पर कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बाद ये आ गया आपके पास फाइनल, यानी आफ्टर, लेकिन तब्दीली ज़ीरो। बात समझ आ गई होगी। अब मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब आ जाता हूँ अपने इस वर्डिंग पर जो लिखा हुआ है, वर्डिंग जो यहाँ लिखी हुई है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट दैट, यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो ये कह रहा है आपके पास के, वो ये कह रहा है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कह रहा है कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, अगर बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो जो पी आई होगा वही बाद में पी एफ भी मिल जाएगा आपको। टू फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज़, बॉडी फिर जो है वो कोलाइड कर रही होती हैं। देन द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच बॉडीज़ रिमेन कांस्टेंट, यानी जो बॉडी का मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। अब ये डेरिवेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसकी डेरिवेशन को करने के लिए कांस्टेंट एंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। अच्छा देखो, वो कह रहे हैं टकराने से भी कोई असर नहीं पड़ेगा, टकराने से भी चीज़ सेम रहेगी। अब इसी चीज़ को मैं ज़रा डेरिवेशन बना के बताता हूँ, वो डेरिवेशन बना के लिखवाता हूँ। तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हेयर, इसी डायग्राम को देखना, यही यूज़ होगी यहाँ पर, हेयर वी। अच्छा, इसकी वर्डिंग क्या है? इसकी वर्डिंग आप ये लिख सकते हो, यहाँ इसकी वर्डिंग जो है वो बुक में भी आपको गिवन है। अच्छा, इस डेरिवेशन की पहले मैं वर्डिंग आपको बता देता हूँ कि इसकी वर्डिंग आप क्या लिखोगे।
इस डेरिवेशन की आप वर्डिंग लिखोगे, लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 एज शो इन फिगर 3.4a। 3.4a वाला फिगर देखो बराबर में चल रहा होगा। तो उसके अंदर बॉडी 1 यानी इसका मास होगा m1, बॉडी 2 इसका मास होगा m2। अच्छा, बॉडी 1 मास तो सेम ही रहेगा, मास थोड़ी ना तब्दील होगा टकराने से, बॉडी टूट थोड़ी ना रही है। तो ये इसकी वर्डिंग है जो कि आप लिख लोगे। उसके बाद आप इस तरीके से इसकी डेरिवेशन शुरू करोगे। हियर वी यूज न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, अब देखो, जब बॉडी टकराएगी, यानी जब बॉडी टकराएगी तो बॉडी 1 बॉडी 2 पे क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी, है ना। तो उस फोर्स को लिखो। तो फोर्स ऑन बॉडी 1 टू बॉडी 2, ठीक है, ये लिख लेना। एट द टाइम ऑफ कोलिजन, हाँ ये ज़रा ये मैं यहीं से लिख देता हूँ, ये मैं यहाँ से लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ लिख लो F इज इक्वल टू ma, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब वर्डिंग लिखता हूँ, एट द टाइम ऑफ, इसको थोड़ा सा बेहतर बना के लिखते हैं वरना बात समझ नहीं आएगी। एट द टाइम ऑफ कोलिजन यानी टकराना, जब बॉडी टकराएगी तो m1 वाली बॉडी एग्जर्ट करेगी फोर्स किस पर? ऑन m2 वाली बॉडी पर, जिसको आप कहोगे F12। यानी जब बॉडी 1 बॉडी 2 से टकराई तो फोर्स एग्जर्ट किया बॉडी 1 ने बॉडी 2 पर, ठीक है। जब बॉडी 1 बॉडी 2 से टकराई तो बॉडी 1 ने बॉडी 2 पे क्या एग्जर्ट किया? फोर्स एग्जर्ट किया, जो कि हमारे पास आ गया F1 F2। अच्छा, देखो ये 1 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि बॉडी 1 बॉडी 2 पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। अभी F21 भी लिखा जाएगा, लेकिन जब 1 2 लिखा जाए तो इसका मतलब है कि बॉडी 1 बॉडी 2 पे फोर्स लगा रही है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को ज़रा खोल देते हैं। F इज इक्वल टू m v अपॉन डेल्टा t। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है वो ये बताएंगे कि ये फोर्स किस पे लग रही है। देखो बॉडी 1 बॉडी 2 पे फोर्स लगा रही है ना, तो इसीलिए इसको हम कर देंगे डेल्टा v और m2, ठीक है। और ये जो डेल्टा v है ना, ये डेल्टा v आपके पास हो जाएगा डेल्टा v2। देखो ये चीज़ बुक में उन्होंने नहीं की भी, उन्होंने डायरेक्ट डेरिवेशन कर दी। तो अगर मैंने डायरेक्ट डेरिवेशन कराई ना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको समझना, तो इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। तो देखो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बात समझ आ गई कि यहाँ पर आपके पास जो फोर्स है वो F12 है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या बदला, यहाँ पे देख लो कि मैंने A को रिप्लेस किया डेल्टा V से और डेल्टा T से। आपको अच्छी तरीके से पता है कि A आपके पास वेलोसिटी और टाइम होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हेयर डेल्टा V2 क्या है? डेल्टा V2 कुछ नहीं है आपके पास, वो है आपके पास इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 2 है तो इसलिए 2 लगा रहा हूँ, और इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको ज़रा ऊपर पुट कर दो। बुक में ना असल में डेरिवेशन डायरेक्ट ही करके दी गई है आपको। तो ये आपके पास हो गया V2 माइनस U2 और डेल्टा T। अच्छा, बाकी मैं काम यहाँ कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये पार्ट आपको समझा दिया मैंने अच्छी तरीके से। थोड़ा सा बीच में ना वीडियो मेरी ख़राब हो गई है, मतलब थोड़ा सा वो मैं बार बार रिपीट कर रहा था। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा ना वो चीज़ें सही नहीं चल रही थी, इसलिए इस जगह पर आ गए। अच्छा, ये समझ में आ गया मैंने क्या किया? मैंने डेल्टा V2 लिख दिया। V का मतलब है फाइनल और U का मतलब है इनिशियल, लेकिन दोनों बॉडी 2 के लिए है तो इसीलिए मैंने उन्हें इस तरह लिखा है। अच्छा, अब आगे की तरफ मूव करता हूँ मैं, इसको मज़ीद ज़रा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। F12
इक्वल टू, ये हिस्सा मैं इसलिए रिमूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ही काम हो रहा है, 1, बॉडी 1 जब बॉडी 2 से टकराएगी तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास क्या होगी, u1, और फिर फाइनल में उसके पास हो जाएगी v1, ठीक है। और फिर इसी तरह से 2 के लिए काम होगा आपके पास। तो इसको लिख देता हूँ ज़रा मैं खोल कर, m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये तो काम हो गया बॉडी 1 के लिए जो कि बॉडी 2 पर फोर्स लगा रही है, तो बॉडी 1 और 2 के लिए काम हो गया। अब बॉडी 2 भी तो फोर्स लगाएगी ना बॉडी 1 पर, क्यों? क्योंकि भाई न्यूटन का लॉ है हमारे पास कि अगर एक चीज़ दूसरे पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी चीज़ भी एक पर फोर्स लगाएगी। तो अब हम करेंगे फोर्स फॉर बॉडी 2 ऑन, या m2 लगा लो, m2 ऑन m1। अब वो फोर्स की बात करेंगे हम जो कि बॉडी 2 बॉडी 1 पे लगाएगी। अच्छा, जो बॉडी फोर्स लगाती है उसको पहले लिखते हैं, जिस पे लग रही होती है फोर्स उसे बाद में लिखते हैं। रहेगा यही चीज़ आपके पास ma, ठीक है। अब ma आपको पता है किससे रिप्लेस हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। टाइम तो सेम ही रहेगा ना दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पर बॉडी 1 पे फोर्स लग रही है तो इसे v1 कर देंगे और मास जो है वो m1 हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर देखो हियर डेल्टा v1 क्या है आपके पास, v1 माइनस u1, ज़रा ऊपर पुट कर दो, 2 1 इक्वल टू m1 और v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब ज़रा इसको सॉल्व कर दो, m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब ये दो चीज़ें तो आ गई हैं मेरे पास, ये एक फोर्स आ गई है इक्वेशन 1 कह लो, ये दूसरी फोर्स आ गई है इक्वेशन 2 कह लो। अब इसको आगे क्या करना है मैंने, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब बॉडी 1 बॉडी 2 पे इस तरफ फोर्स लगाएगी, जब बॉडी 1 यहाँ बना लेता हूँ, बल्कि उस तरीके बना लेते हैं, जब बॉडी 1 बॉडी 2 पर, समझ लो ये बॉडी 1 फोर्स लगा रही है 2 पर, तो बॉडी 2 भी तो फोर्स लगाएगी लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, है ना। यही बात बताइए ना न्यूटन के थर्ड लॉ में कि अगर एक चीज़ दूसरी पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी चीज़ भी पहली चीज़ पर फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, या मोशन लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि आपके पास जब बॉडी 1 बॉडी 2 पे फोर्स लगाएगी तो उसी वक्त बॉडी 2 सेम फोर्स लगाएगी बॉडी 1 पर भी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो आप इधर। अच्छा, अब मैं वो मिटा रहा हूँ, पहले मैंने ये हिस्सा लिखा, फिर मैंने ये हिस्सा लिखा, अब मैं इसको रिमूव करके ये हिस्सा लिखता हूँ। तो ज़रा वैल्यूज़ पुट करके चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो F12 क्या है, यानी इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, m2 v2 माइनस m2 u2 डेल्टा t, टाइम में चेंज। अच्छा, यहाँ पर क्या है, m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। देखो m1 v1 डेल्टा टी यहाँ भी है, डेल्टा टी यहाँ भी है, तो दोनों के फोर्स लगाने का टाइम तो सेम ही रहेगा ना। अब देखो क्या बच रहा है, अच्छा एक यहाँ पर आएगा हमारे पास नेगेटिव भी, क्यों? क्योंकि देखो इसके साथ नेगेटिव भी है ना, तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो ज़रा आप इसको लिख लेते हैं, याद रखना 2 1 वो फोर्स है जो बॉडी 2 बॉडी 1 पे लगा रही है। तो आपके पास यहाँ आ गया m2 v2 माइनस m2 u2 माइनस सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस m1 u1, ठीक है। v1 वाली टर्म उधर ले आओ, u2 वाली टर्म इधर ले जाओ,
तो v1 वाली टर्म इधर लाके पहले लिख दो m1 v1 प्लस ये वाली टर्म बाद में लिख दो m2 v2 इक्वल टू ये वाली टर्म पहले लिख दो m1 u1 और ये वाली टर्म इक्वल टू के उस तरफ ले आओ, माइनस में प्लस में हो जाएगी m2 u2। ये है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि जो मोमेंटम पहले आ रहा था, जो बात हमने बात की थी ना, तो वो यहाँ प्रूफ हो रही है। वैसे तो अक्सर ना ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। बॉडी बुक में आपके ऐसे लिखा हुआ था m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दोनों तरीके लिख लो, सेम ही है, एक ही बात है। जो मोमेंटम आपके पास टकराने से पहले था, जो दोनों बॉडी के मोमेंटम का सम टकराने से पहले था, वही दोनों बॉडी, वही मोमेंटम, ये v लिखा है मैंने, u नहीं लिखा, ठीक है, वही मोमेंटम दोनों बॉडी का सम टकराने के बाद भी आ गया। तो देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस इक्वेशन से प्रूफ हो गया कि जो मोमेंटम टकराने से पहले है वही मोमेंटम टकराने के बाद आया। तो यही देखो, यही लिखा हुआ ना आपकी बुक में भी, देख लेते हैं भाई, यही लिखा हुआ। हाँ m1, अच्छा उन्होंने ये वाली इक्वेशन लिख के दी है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। लेकिन मैंने इसको ऐसे लिख दिया क्यों? क्योंकि वो इनिशियल मोमेंटम पहले लिख दिया, फाइनल मोमेंटम बाद में लिख दिया। तो ये थी हमारे पास इसकी डेरिवेशन। अब ये जो सारा काम था ना, ये जो सारा पार्ट हुआ है, ये मिसिंग था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट आपको जो है वो F12 लिख दिया और इसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन मैंने पहले यहाँ पर बता दिया कि न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल हुआ। अच्छा देखें, न्यूटन की स्पेलिंग में गलती हुई हुई है, इसको सही करो, न्यूटन नाराज़ हो जाएंगे वरना नाम गलत नहीं लिखते, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगा। उसके बाद कैसे रिप्लेस हुआ कि पहले वो फोर्स देख ली हमने जो बॉडी 1 बॉडी 2 पे लगा रही थी। फोर्स तो बॉडी 2 पे लग रही थी ना, तो इसलिए बॉडी 2 की चीज़ को, क्वांटिटीज़ को हमने मेजर कर लिया, यानी लिख लिया। उसके बाद वो फोर्स देख ली, फोर्स फॉर बॉडी 2 ऑन बॉडी 1। फिर वो फोर्स देख ली जो बॉडी 2 लगा रही है बॉडी 1 पर। या इसको अगर और बेहतर लिखना चाहो, फोर्स, इसकी वर्डिंग को और बेहतर करना चाहो, फोर्स दैट एग्जर्ट ऑन, फोर्स दैट एग्जर्ट बॉडी 2 बॉडी m2 ऑन, यहाँ लिख लेते ना, ऑन बॉडी 1, ठीक है। फोर्स वो जो एग्जर्ट होती है या जो एग्जर्ट की जाती है बॉडी 2 के ज़रिए से बॉडी 1 पर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। यहाँ हमारा ये डेरिवेशन भी हो गई। पहले मैंने ये वाला पार्ट लिखा, फिर उसके बाद मैंने ये वाला पार्ट लिख दिया, फिर मैंने वहाँ वाला पार्ट लिखा। उसकी वजह ये कि मैंने वो नहीं मिटानी थी ना, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी, इसलिए। अगर कुछ समझ ना आया हो तो पूछना, मैं ज़रूर जो है वो गाइड कर दूंगा। नोट्स आप बाय कर लेना, नोट्स में तमाम चीज़ें आपके लिए सॉल्व हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम अब इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर।